स्वाद और सेहत का खजाना। नमस्कार। यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर आलोक जैन, चीफ कंसल्टेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, एसके सोनी हॉस्पिटल, जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। ये जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये हमारे शरीर के किस अंग से कनेक्टेड है? देखिए, नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है नेफ्रॉन और उसकी स्टडी। नेफ्रॉन जो है एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट या नेफ्रोलॉजी जो है वो हमारी किडनीज जो है, बॉडी में 2 किडनी जो होती है उनसे संबंध रखता है, और उसी की बीमारियों के निदान के लिए ये डिपार्टमेंट जो है या ये नेफ्रोलॉजी जो साइंस जो है वो डेवलप हुई है। डॉक्टर साहब, हमारी जो किडनी है या गुर्दे हैं, वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? गुर्दे जो है हमारे शरीर में, उनके प्रमुख जो कार्य हैं वो है, सबसे पहला है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना पहला कार्य, मेन कार्य उनका ये होता है। दूसरा कार्य होता है जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है वो भी रेगुलेशन उसका होता है वो किडनी से ही होता है। 2 और मेन कार्य हैं जो गुर्दे के हैं। पहला है, एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन जी, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जो फाइनल हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करता है। जो आरबीसीज जो बनते हैं वो तो बोन मैरो में बनते हैं, पर जो इरिथ्रोपोइटिन है वो उनको मैच्योर करता है, हीमोग्लोबिन उनमें इंक्रीज करता है। वो हार्मोन जो है वो किडनी से ही प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो विटामिन डी है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, वो भी जो है किडनी ही प्रोड्यूस करती है, किडनी ही उसे बनाती है। इस तरह हड्डियों को मजबूत करना और ब्लड को मैच्योर फॉर्म में लाना, वो दोनों कार्य भी किडनी ही करती है। मतलब अगर हमारे गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन भी हाई लो रह सकता है और हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति जिनकी किडनी कमजोर होती है, गुर्दे कमजोर होते हैं, उनके अंदर यही चीज हमें देखने को मिलती है कि वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनकी सांस भरने लगते हैं, क्योंकि उनके रक्त की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, उनका एनीमिक होते हैं वो। बिल्कुल। साथ में विटामिन डी डेफिशिएंसी भी उनमें हो जाती है, और जो हड्डियां हैं उनमें कमजोरी आने के कारण, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हड्डियों में जो जाता है, ताकत देता है, वो विटामिन डी के कारण वहाँ पहुँचता है। और जब विटामिन डी पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं होता है तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ों में या बोन्स में दर्द हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर गुर्दे हेल्दी नहीं होते हैं तो गुर्दे को अनहेल्दी या बीमार होने के एक अंग की तरह क्या क्या कारण है? गुर्दे प्रमुखतया अपने हिंदुस्तान में जो प्रमुख कारण है जिसके कारण गुर्दे जो है वो कमज़ोर होते हैं, उसमें सबसे मेन कारण है डायबिटीज़। आज के दिन में अगर हम 100 गुर्दा रोगियों को अगर देखते हैं तो तकरीबन 40% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। करीबन 30 से 35% व्यक्ति जो है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से उनके कारण उनके गुर्दे जो है वो कमज़ोर होते हैं। 10 से 15% में गुर्दे के अंदरूनी रोग, जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उसके कारण कमज़ोर होते हैं। बाकी स्टोन डिजीज़ है, गुर्दे में अगर गांठें हो जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो अन्य कारण हैं जिनके कारण गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं। मधुमेह, डायबिटीज और हमारे गुर्दों में क्या कनेक्शन है और इनका इतना डायरेक्ट असर क्यों पड़ता है? डायबिटीज़ जो है वैसे अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और वो रक्त में बढ़ती है, क्योंकि ब्लड शुगर जिसे हम कहते हैं। जब ब्लड में कोई चीज़ की मात्रा बढ़ती है, शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो वो अलग अलग अंगों पे अलग अलग असर डालती है, जिसमें से किडनी भी एक अंग है। जब किसी व्यक्ति को बहुत समय से अगर डायबिटीज़ हो और वो कंट्रोल नहीं हो तो उसका असर जो है वो गुर्दे पे आ सकता है। गुर्दा धीरे धीरे अपने कार्य करने की क्षमता जो होता है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। जब वो डिक्रीज होती है तो गुर्दा जो है वो कमज़ोर होता जाता है और व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होने लगती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जब गुर्दा कमज़ोर होता है वो है कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती, उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। थोड़ा सा भी वो अगर चलना चाहता है तो थोड़ा सा चलने के बाद थकान बहुत महसूस होती है। उसे लगता है मैं कहीं बैठ जाऊं, आराम मिलेगा तब मैं वापस चल पाऊंगा। अगर खाने पीने की इच्छा होती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे उल्टी किसी इच्छा हो रही है।
एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है उसके, और अगर हम इस टाइम पे भी अगर उनको कंट्रोल नहीं करें तो आगे जाके ये दिल या दिमाग पे भी असर कर सकती है, उसे दौरा आ सकता है, उसका हृदय जो है, हार्ट जो है वो अनियंत्रित हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं उससे। तो ये नौबत ना आए इसके लिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके कुछ प्री सिम्टम्स भी होंगे कि हम अलर्ट हो जाएं? देखिए, जो भी व्यक्ति जो डायबिटीज़ जिस पेशेंट को है वो रूटीन में अपना ब्लड शुगर तो चेक कराता ही है और अपने फिजिशियन से इसका इलाज भी लेता है रेगुलरली अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। पर अगर व्यक्ति, हम डायबिटीज़ जो है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 को हम मोटे तौर पे ये कहें कि वो व्यक्ति जो यंग एडल्ट है उनमें टाइप 1 कॉमन होती है, और जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो वृद्ध पेशेंट होते हैं, उनमें जब उनमें डायबिटीज़ आती है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं जी। तो अगर पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ से है और उसको 5 साल से ज़्यादा उस बीमारी के साथ हो गए हैं तो उसे रेगुलर अपना टेस्ट, जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, वो कराने चाहिए, जिनमें सिर्फ 2 टेस्ट उसे कराने होते हैं। पहला टेस्ट वो होता है जिसमें वो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देख सकते हैं हम, और हम उसे बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का असर जो है वो किडनी पे आया है कि नहीं। और दूसरा होता है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, जो हमें ये बता देगा कि क्या गुर्दा जो है या किडनी जो है अपने टॉक्सिन्स निकालने की प्रवृत्ति में कुछ उसमें कमजोरी आ रही है या नहीं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्रिएटिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या उसे निकालने में उसे दिक्कत आ रही है कि नहीं। तो अगर ये टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज़ में है तो हर 5 साल में, 5 साल के बाद हर साल उसे ये टेस्ट कराने चाहिए, जिससे कि उसे ये पता लग जाए कि डायबिटीज़ में उसके गुर्दे पे असर आ रहा है कि नहीं। टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो उन व्यक्तियों में होती है जिसमें इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है अपने शरीर में पैनक्रियास से सिक्रीट होता है जी। अगर वो सिक्रीशन कम हो जाए, वो सिक्रीशन इतना ना हो कि बॉडी की डिमांड को पूरा कर सके, तो इस व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज, ये मोटे तौर पे एक डेफिनेशन है जो आम व्यक्तियों के समझ में आ जाए। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। स्वाद क्या होता है? वो जो जबान पर महसूस होता है या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। लक्ष्मी, बहू की सेहत को लेकर कोई फिक्र मत करना, कोई भी बात हो तो कह देना। तुम इस बात की चिंता ना करो जीजी। राजस्थान सरकार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में जापा कराने पर जांच, दवाइयाँ, रक्त, भोजन और घर से अस्पताल और वापस घर तक परिवहन सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, और साथ ही बीमार नवजात बच्चे को जन्म से 1 महीने तक निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध करवा रही है। तुम तो बस मिठाई तैयार रखो। हाँ, जो रखते हैं एक ही लक्ष्य, चलते हैं उसी राह पर, करते हैं समय का कद्र और फर्ज को रखते हैं सबसे पहले। वे कभी नहीं चूकते अपनी मंजिल तक पहुंचने से, देश का नाम रोशन करने से। ऐसे लोग ही होते हैं नई पीढ़ी को राह दिखाने वाले, यानी मार्गदर्शी। इस कार्यक्रम के साथ प्रायोजक है रेड कोर के साथ हर सफर रहे यादगार। राजस्थान का सबसे अहम शहर जयपुर, जहां रहते हैं खास लोग, होते हैं काम विशेष, जिनसे बनती हैं विशेष खबरें। प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि इस शहर में, हलचल हर पल जो रहती है सदा खबरों में।
यहाँ का फैशन और ग्लैमर रहता है पूरे प्रदेश की नजरों में। राजमार्ग से गली कूचे तक चमकते धड़कते हैं रात दिन, इसलिए राजधानी हमेशा रहती है सुर्खियों में। देखिए पिंक सिटी सोमवार से शनिवार रात 8 और 12 बजे और रविवार शाम 7:30 बजे। उसके सह प्रायोजक है वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं पर्याप्त जल के लिए, सुखद कल के लिए। बिजली बचाएं, सेव एनर्जी। जयपुर विकास प्राधिकरण। सौर ऊर्जा आज का विचार, कम करो बिजली का भार। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगला TMT सरिया। PACL, we build the future. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर आलोक जैन से। तो आप हमें बता रहे थे कि इंसुलिन क्या रोल प्ले करती है हमारे शरीर में। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में पैनक्रियास द्वारा सिक्रीट होता है, और इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में मेन जो उसका काम होता है वो होता है ग्लूकोज को रेगुलेट करना। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। उस ग्लूकोज को लीवर, मसल और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट अंग हैं, जहाँ से हमारी बॉडी कार्य करती है, वहाँ पर उनको वहाँ पहुँचा के उन्हें सेल्स में जाने की प्रक्रिया के में हेल्प करने का काम इंसुलिन करता है। आजकल बहुत कुछ पढ़ने में आ रहा है अखबारों में कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसका किडनी पे क्या असर हो रहा है, इतने ज़्यादा लोगों में फैल रही है। तो क्या ये वाकई इतनी खतरनाक बीमारी है? आज के दिन में डायबिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में से एक है। उसका कारण ये है कि जो अपना खान पान या रहन सहन जो हो गया है उसमें हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। उस कारण से डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द पॉपुलेशन, डायबिटिक पॉपुलेशन जो दुनिया में है उसके 15% जो है वो इंडिया में है। अनुमान यह है कि आज के दिन में करीबन 3 करोड़ लोग, 2010 की ये डेटा है, वो 3 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में डायबिटीज़ या मधुमेह से ग्रसित हैं, और सन 2025 तक ये संख्या जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। और डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत केयर भी चाहिए होती है और बहुत ट्रीटमेंट भी इनकी, मतलब असल में तो आजीवन चलती है। बिल्कुल सही बात है। लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ है, मेडिसिन एक दिन ले ली, अगले दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जैसे किसी को मलेरिया हुआ, उसने कुनीन ली, ठीक हो गया, ज़िंदगी में उसे ज़रूरत नहीं पड़ी, पर वो तो हो गया क्योरेबल। ट्रीटेबल का मतलब है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते, इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो डायबिटीज़ में जो अपनी एक भ्रांति है कि भाई आपने 2 दिन मेडिसिन लिया, आपकी शुगर कंट्रोल हो गई, आपको तीसरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपके शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए अगर मेडिसिन चालू हो गई है तो आपको ये जीवन पर्यंत, पूरे जीवन जो है इस दवाई को लेना पड़ेगा, ताकि आपकी ब्लड ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल में रहे और उसका जो इल इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, वो शरीर पे ना पड़े। चलिए, ये तो रही डायबिटीज़ की बात और उसका हमारे गुर्दों पर क्या असर पड़ता है। और कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी किडनीज को अटैक? किडनी को मेन जो डायबिटीज़ के अलावा अटैक करती है वो है ब्लड प्रेशर। वो भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सॉल्ट के लिए क्रेव करते हैं। सॉल्ट सेंसिटिव पॉपुलेशन है हमारी, बहुत ज़्यादा नमक की तरफ इंक्लिनेशन रहता है हमारा। पर वो एक मुख्य, मतलब एक कारण नहीं है, बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति में ब्लड प्रेशर होता है। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहता है तो वो धीरे धीरे गुर्दों पे असर डालता है और गुर्दे जो है वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं। आपने लंबे समय की बात कही है, लेकिन एक आम आदमी की परिभाषा में लंबा समय कोई 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। डॉक्टर्स की परिभाषा में लंबा समय क्या होगा जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दों पे असर पड़ेगा? ऐसा कोई डिफाइंड वो नहीं है कि इतने टाइम के बाद जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दों पे असर डालेगा। पर अगर किसी व्यक्ति को 5 से 10 साल के बीच में ये माना जाता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उस पे अगर, और वो कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, तो उसका गुर्दे पे इम्पैक्ट होना लाजमी हो। चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, पर गुर्दे पे इम्पैक्ट होगा उसका। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो हमारा गुर्दा है उसमें छोटी छोटी ये छालनियाँ होती हैं जो हमारे ब्लड को एक तरह से साफ करके, छान के उसको हमारे दोबारा शरीर में भेजती हैं। उन छालनियों में भी कई सारी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इस टर्म को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जी। अगर हम गुर्दे के अंदरूनी संरचना को या इंटरनल आर्किटेक्चर को देखें तो गुर्दा जो है ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम, ये 3 चीज़ों में बटा हुआ है।
ग्लोमेरुलस जो होता है, जहाँ पे आप ये जो छल्लियाँ कह रहे हैं, जो फिल्टर्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वहाँ पर वो फिल्टर्स होते हैं। और कभी भी इन फिल्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो गुर्दे के कार्य में बाधा डालती है और गुर्दे का कार्य सही नहीं हो पाता। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे आपने कहा कोई भी व्यक्ति जब भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पीड़ित होगा, जो 2-3 मेन प्रॉब्लम्स उसको होंगी, वो सबसे पहला तो होगा उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। नॉर्मली जो प्रोटीन कोई व्यक्ति अपने बॉडी से निकालता है, नॉर्मली भी निकालता है, वो करीबन 150 मिलीग्राम % होता है। पर अगर कोई व्यक्ति वो 2 ग्राम 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन अगर यूरिन में उसका निकलता है तो वो इंडिकेटेड होता है कि व्यक्ति को या पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई है। ऐसा तो नहीं कुछ डाइट से कनेक्शन है, हो सकता है वो प्रोटीन ही बहुत ज्यादा खा रहा हो? गुर्दे की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो अपनी नॉर्मल शक्ति से 125 से 130% ज़्यादा तक प्रोटीन को बॉडी में रिटेन रख सकता है। तो जब तक कि कोई बीमारी ना हो, प्रोटीन शरीर से बाहर निकलता नहीं है। चलिए, जैसे आपने कहा कि ये तो रही एक बीमारी जहाँ पे कि हमारी बॉडी का प्रोटीन जो बाहर आउटपुट आ रहा है उससे पता चल जाता है, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे गुर्दे में कोई बीमारी है? जब प्रोटीन बाहर निकलता है तो उसके पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। सुबह जब उठता है तो उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे बहुत भारी हो गया है, आंखों के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगी उसको। साथ में उसके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर उसका यूरिन टेस्ट हम करें तो उसमें हमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो है वो मिलने लग जाएंगे, WBCs मिलने लग जाएंगे, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि अब इस व्यक्ति के जो है गुर्दे का इंटरनल आर्किटेक्चर है वो डिसरप्ट हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है, और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। तो इसके क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो इसके लिए हमें उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। गुर्दे में से एक टुकड़ा निकाल के उसकी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये अंदरूनी बीमारी है कौन सी। जब हमें ये डेफिनेट हो जाएगा कि ये अंदरूनी बीमारी से वो व्यक्ति पीड़ित है, तो फिर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। मेनली जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसमें है वो स्टेरॉयड और कुछ ड्रग्स हैं जिसे हम इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं, वो इसमें देनी होती है। और व्यक्ति अगर कुछ नॉर्मल कॉमन उससे पीड़ित हो, डिजीज से पीड़ित हो, गुर्दे की अंदरूनी बीमारी से पीड़ित हो, तो वो 80 to 90% में रिकवर भी कर जाता है। डॉक्टर साहब, अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यू मी एंड हेल्थ। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। खामोशी के साए में जब जुर्म देता है दस्तक, हैवानियत के वजूद से जब थर्राने लगती है इंसानियत, जुर्म की ऐसी ही खामोश दस्तक को हम देते हैं आवाज और करते हैं आपको बाखबर। खौफनाक जुर्म की सच्ची और बेबाक तस्वीर, दास्ताने जुर्म। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बिजली बचाएं, सेव एनर्जी। प्रायोजक है बैकफोर्ड जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। रसोई से एक स्वाद जो दिल के एहसास को पहुंचाए अपनों तक, एक महक जो कर दे सबको आपका दीवाना।
मजेदार व्यंजनों की दुनिया से अब सजेगी आपकी रसोई। रसोई से देखिए सोमवार से शनिवार रोजाना दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। बैकफोर्ड जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। आजादी के बाद आखिर क्यों पिछड़ता गया मुस्लिम समाज? सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती इनकी समस्याओं पर? सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाती इनकी आवाज? पिछड़ापन, कुपोषण, अशिक्षा और कुरीतियों ने क्यों जकड़ा है मुस्लिम समाज को? आतंकवाद, असुरक्षा की भावना और बेरोजगारी के चलते युवा क्यों हैं खौफजदा? हम जाएंगे मुद्दों की तह तक, उठाएंगे इन सभी मसलों को और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हैं मुस्लिम समाज के अधूरे ख्वाब। देखिए अधूरे ख्वाब हर रविवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया था कि एक टाइप 2 डायबिटीज भी होती है जो कि थोड़ी सी बड़ी उम्र में होती है, उसका हमारे गुर्दों पे क्या असर पड़ता है? टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो गुर्दे को धीरे धीरे अगर कंट्रोल नहीं हो तो धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है और व्यक्ति को फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स आपने अभी डिस्कस की थी वही प्रॉब्लम्स उन व्यक्तियों में भी हो जाती है। तो जैसे आपने कहा कि भाई गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके दिमाग पे, दिल पे, हर चीज़ पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो गुर्दे कमज़ोर होने के बाद क्या करें, उसका क्या इलाज है? अगर एक बार हमें ये पता चल जाए कि टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण गुर्दे पे असर आ गया है तो हमें कुछ मेजरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट अडहेरेंस के साथ, मतलब बहुत अच्छे से लेने पड़ेंगे। जैसे कि एक तो है शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल उस पेशेंट में बहुत अच्छे से होना चाहिए जिससे कि जो हाई शुगर का इम्पैक्ट है वो गुर्दों पे ना पड़े। उसका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो। टारगेट ब्लड प्रेशर हम जो देते हैं वो देते हैं 130/80। 130/80 से अगर नीचे हो तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल अचीव्ड है। तीसरा जो है डाइट में मॉडिफिकेशन, नमक कम खाना है, पोटेशियम ज़्यादा नहीं लेना है, कैल्शियम अच्छा लेना है, फास्फोरस कम लेना है। कुछ पदार्थ, खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें होती हैं वो आपको मॉडिफाई करनी होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जो मैंने आपको वैसे बताया था कि डायबिटीज़ के टाइम में गुर्दे में से प्रोटीन निकलने लग जाता है। वो प्रोटीन गुर्दे के लिए घातक होता है, तो हमें उस प्रोटीन को गुर्दे में से निकलने नहीं देना है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है बॉडी में। उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो व्यक्ति अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसर्न करके और ले सकता है, जिससे कि गुर्दे पे जो डायबिटीज़ का इफेक्ट है वो कम हो जाए और वो प्रोग्रेशन जो डिजीज़ की होनी है वो स्लो हो जाए। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो उस प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दे, पर स्लो कर सकती है। चलिए, स्लो हो गया, लेकिन एक ऐसे हम मुकाम पर आकर पहुंच गए हैं जब हमारे गुर्दे एक तरह से खराब हो चुके हैं और उसके बाद क्या आता है? डायलिसिस क्या होता है? क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि वो पेशेंट डायलिसिस पर है, उसका क्या मतलब है? जब गुर्दे पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं और अपना कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो हम उस कार्य को दूसरे प्रक्रिया से करते हैं जिसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो तरह से होती है। एक होती है हीमोडायलिसिस, जिसमें हम व्यक्ति के शरीर का रक्त बाहर निकाल के उसे एक आर्टिफिशियल डायलाइजर से साफ करके वापस शरीर में डाल देते हैं। ये हफ्ते में 2 से 3 बार उस व्यक्ति को ज़रूरी होती है। हर बार करीबन 4 घंटे के लिए डायलिसिस होती है और ये हॉस्पिटल में ही हो सकती है। अमेरिका में आजकल कुछ जगहों पर होम हीमोडायलिसिस, मतलब डायलिसिस घर पे करने की प्रवृत्ति है। ये तो एक तरह की डायलिसिस है। दूसरी डायलिसिस होती है CAPD, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें कि एक ट्यूब जो है हम बॉडी में फिट कर देते हैं, एब्डोमेन में फिट कर देते हैं पेशेंट के, और वो डायलिसिस वो खुद घर पे कर सकता है और उसे खुद, या तो वो खुद या उसका कोई अटेंडेंट वो डायलिसिस कर सकता है। दिन में 3 बार करनी पड़ती है, हर बार करने में करीबन आधा घंटा लगता है। अच्छा, वो दिन में 3 बार करनी पड़ती है। मतलब एक तरह से ये है कि जो हमारे गुर्दों का काम है एक बाहर रखी मशीन कर रही है। बिल्कुल सही। और इससे वो व्यक्ति अपने शरीर के टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से बाहर निकाल लेता है। एक्स्ट्रा वाटर जो यूरिन के थ्रू निकलना था वो नहीं निकल रहा है, वो बाहर निकाल लेता है और अपनी लाइफ को सही ढंग से चला सकता है। जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। विटामिन डी के कैप्सूल है वो दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर को हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ कर लेते हैं तो जो डायबिटीज़ का इम्पैक्ट किडनी पे होना था वो मिनिमल हो जाता है और साथ में पेशेंट अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जी सकता है।
और ये हमारे इसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि कभी तक भी करते रहें डायलिसिस? ये जीवन पर्यंत करनी पड़ेगी, या तो ये 2 करनी पड़ेंगी या फिर व्यक्ति ट्रांसप्लांट के लिए जाए, गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाएं। तो गुर्दा ट्रांसप्लांट की क्या प्रक्रिया रहती है? गुर्दा ट्रांसप्लांट की हमारे देश में जो कानून है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 94, उसके का अंदर जो गुर्दा ट्रांसप्लांट की व्याख्या दी गई है, वो व्यक्ति जो पेशेंट के मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर और पत्नी या पति, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, अगर वो है तो वो गुर्दा दे सकते हैं। अभी एक अमेंडमेंट और हुआ है उसमें दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती और नाती नातिन, ये सब भी उसमें इंक्लूड कर लिया। वो तो सेल ऑफ ऑर्गन्स को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो डायबिटीज में अगर गुर्दा पूरी तरह कमजोर हो जाए, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर अपना गुर्दा देने के लिए इच्छा जाहिर करता है तो वो गुर्दा दे सकता है। जो व्यक्ति गुर्दा देगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हम इंश्योर करते हैं। एक गुर्दा बहुत है? एक गुर्दा अगर हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए आधा गुर्दा भी बहुत है। और अगर जैसे आपने कहा कि भाई दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका अपना गुर्दा लग सकता है, लेकिन जिसके गुर्दा लगाया जा रहा है उसको आजीवन क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है? देखिए, उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि उसके गुर्दा, क्योंकि उसके लिए एक भारी तत्व है, दूसरी शरीर से आया हुआ है, तो उसे जीवन पर्यंत इम्यूनोसप्रेशन जो हम कह रहे थे, अभी हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में जो डिस्कस कर रहे थे, वो दवाइयाँ उसे रेगुलर लेनी पड़ेगी। साथ में उसे कुछ परहेज करने पड़ेंगे, बहुत मिनिमल से परहेज होते हैं आजकल, जैसे बाहर खाना नहीं खाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर ट्रैवल ना करे, बाकी वो अपना रूटीन का पूरा काम कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति और एक गुर्दा प्रत्यारोपित व्यक्ति में सिर्फ ये फर्क होता है, स्वस्थ व्यक्ति बिना दवाइयों के ठीक है और वो दवाइयों के साथ स्वस्थ है। क्या सिर्फ चीनी शुगर जो हम लेते हैं, चाहे वो वाइट शुगर है, चाहे वो शक्कर है, चाहे हम लोग गुड़ की बात करते हैं या रेवड़ी, गज्जक, क्या सिर्फ इन चीज़ों से शुगर बढ़ती है या कुछ ऐसे हमारे पास स्टार्ची, मतलब जैसे लोग कहते हैं भी चावल भी नहीं खाने चाहिए, आलू भी नहीं खाने चाहिए, उससे भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है? देखिए, जो चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट हर भोज्य पदार्थ में होगा, हर खाने की चीज़ में होगा। हमें सिंपल शुगर्स नहीं लेनी है। सिंपल शुगर क्या होती है कि बॉडी में जाती तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है और एकदम से शुगर को बढ़ा देती है। तो जो भी चीज़ लेनी है हमें वो कॉम्प्लेक्स शुगर लेनी है। तो जैसे आपने भी बात की चीनी की या शक्कर की या गुड़ की, ये सब सिंपल शुगर्स हैं। तो जैसे आप इनको लेंगे अचानक से शुगर बढ़ेगी, और चूंकि इंसुलिन आप बाहर से दे रहे हैं तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एक लिमिट अमाउंट में ही देंगे, बॉडी तो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर नहीं रही है उसको। और इस कारण से क्या होगा कि वो जब वो शुगर के अप्स एंड डाउन्स होंगे तो वो फिर बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे गुर्दा है, आँख है, दिमाग है, इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो सिंपल शुगर अवॉइड होती है। कॉम्प्लेक्स शुगर आप आराम से ले सकते हैं, वो आपके डायबिटीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड या ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आलोक जैन। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए UMH, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 56000606 पर। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है You Me and Health, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। अगले बुधवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।